हेलो प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ तो सारे बढ़िया होंगे बच्चे और मन लगा कर पढ़ रहे होंगे। हमारा बच्चों हेलो एल्केन्स और मतलब ऑर्गेनिक की हम बात बाद में करेंगे। पहले हम लोगों ने सॉल्यूशंस कवर किया, देन हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कवर किया और अब हम केमिकल काइनेटिक्स कवर करेंगे डिटेल में, है ना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ कॉन्सेप्ट मिक्स होते हैं बच्चों, तो उसमें आपको परेशान नहीं होना। धीमे धीमे मैं और भी चीज़ें उसके अंदर ऐड ऑन करता रहूँगा। केमिकल काइनेटिक्स एक सेपरेट चैप्टर है और अच्छा चैप्टर है, मज़ेदार चैप्टर है। सॉल्यूशंस के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें कवर की थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट थी आपके लिए, तो उनको आप लोग कवर करते चलें। और जो 11th के बच्चे हैं वो आरंभ वाले अपने कंटिन्यू करते रहें, वहाँ पर बच्चों काम चल रहा है। आप लोग जो नए ज्वाइन हो रहे हैं बच्चों, फटाफट उनको भी ज्वाइन कर ले, इसको भी ज्वाइन कर ले और सीखते रहें। तो आज हमारा केमिकल काइनेटिक्स का डे नंबर 1 है। आज का बड़ा आसान लेक्चर है, लेकिन हाँ एक क्वेश्चन आपको अच्छे लेवल का जरूर मिल जाएगा जो आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और सीबीएसई के लिए परफेक्ट लेक्चर रहने वाला है आज का। मेंस वालों के लिए थोड़ा आसान लेक्चर है आज का, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें जो हमें नई नई सीखनी है वो आज हम बेसिक कवर करेंगे। सीबीएसई में एक क्वेश्चन पक्का मिल जाएगा आपको। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। केमिकल काइनेटिक्स है क्या। तो केमिकल का मतलब हम लोग ध्यान में रखेंगे कि केमिकल का मतलब हो गया बच्चों केमिकल रिएक्शन करेंगे हम लोग। क्या करेंगे बच्चों? केमिकल रिएक्शन। अच्छा, केमिकल रिएक्शन जब होगा तो बच्चों इसकी कुछ ना स्पीड भी होगी। क्या होगी? इसकी कुछ ना कुछ स्पीड भी ज़रूर होगी। तो कोई भी रिएक्शन दुनिया में जो भी एग्जिस्ट करती है, चाहे वो रिएक्शन स्टेबल हो चाहे वो रिएक्शन अनस्टेबल हो, हम जनरली बात करते हैं स्टेबल रिएक्शंस की। उन सभी रिएक्शंस के अंदर स्पीड होती है। अब वो स्पीड कुछ रिएक्शंस की बहुत फास्ट हो सकती है, कुछ रिएक्शंस की स्लो हो सकती है, कुछ रिएक्शंस की मॉडरेट हो सकती है। तो बेसिकली हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या, तो ये एक ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसके अंदर हम केमिकल रिएक्शंस की स्पीड के बारे में पढ़ेंगे। काइनेटिक्स का मतलब स्पीड है ना, मूवमेंट। काइनेटिक्स का मतलब क्या हो गया? स्पीड, है ना। स्पीड बोल सकते हो, वेलोसिटी वर्ड यूज कर लो, लेकिन बहुत अच्छा वर्ड नहीं है, फिजिक्स के टर्म्स में यूज करते हैं ना वेलोसिटी, मूवमेंट। तो स्पीड बोल लो, वेलोसिटी बोल लो, मूवमेंट बोल लो, काइनेटिक्स बोल लो। तो बेसिकली क्या पढ़ेंगे बच्चों? इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्पीड ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल रिएक्शन की स्पीड के बारे में पढ़ेंगे कि कोई भी रिएक्शन कितने जल्दी कंप्लीट हो रही है, कितना टाइम कंज्यूम कर रही है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में, है ना। जनरली बच्चों क्या चलता है? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में, है ना। रिएक्टेंट सपोज करो ए और बी है और प्रोडक्ट हो गया बच्चों क्या? सी और डी। तो ये रिएक्टेंट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया, ये फॉरवर्ड रिएक्शन हो गई और ये बैकवर्ड रिएक्शंस हो गई, है ना। कुछ रिएक्शंस बच्चों रिवर्सिबल होती हैं। ये रिवर्सिबल का एग्जांपल है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सकता है। कितनी स्पीड से कन्वर्ट होगा ये हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अच्छा, कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं बच्चों, ये रिवर्सिबल है ना। ये कैसी है? रिवर्सिबल रिएक्शन है। कुछ इरिवर्सिबल होती है, जैसे मान लो ए है, ए से बी बन गया, अब प्रोडक्ट वापस इसमें चेंज नहीं हो पा रहा है, तो ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, ये इरिवर्सिबल है। तो रिएक्शन दो तरीके की हो सकती है, दोनों की स्पीड ही पढ़नी है हमें। अच्छा, स्पीड को देख के हमने तीन तरीके की अलग अलग टाइप की रिएक्शंस पढ़ी हैं, है ना। कौन सी है बच्चों? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की अगर मैं बात करता हूं तो पहला होता है वेरी फास्ट रिएक्शंस। कैसी होती है? वेरी फास्ट रिएक्शंस होती हैं। अच्छा, वेरी फास्ट रिएक्शंस का मतलब क्या हो गया? इसी को ना इंस्टेंटेनियस रिएक्शन भी कहा जाता है। मतलब ऐसी रिएक्शन जो 1 सेकंड से पहले ही कंप्लीट हो जाए। मतलब 1 सेकंड तो बहुत बड़ा टाइम है, उससे कम टाइम में ही पूरी हो जाए। तो यार ऐसी रिएक्शंस जो 1 सेकंड से कम टाइम में ही पूरी हो जाएंगी, उनको तो हम देख ही नहीं पाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे, ऑब्जर्व ही नहीं कर पाएंगे कि कब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया और कब प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा। अगर रिवर्सिबल हुई तो, और इरिवर्सिबल हुई तो हमें पता ही नहीं चलेगा कब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया।
तो कौन सी बोलना है बच्चों? तो दीज आर दोज रिएक्शंस विच कंप्लीट्स विद इन ए सेकेंड ऑफ टाइम, 1 सेकेंड ऑफ टाइम से भी कम टाइम में ही कंप्लीट हो जाती हैं। और बच्चों आगे देखो कितनी मजे वाली बात लिखी है, इतना कम टाइम चाहिए भैया, 10 टू दी पावर -14 से लेके 10 टू दी पावर -16 फॉर कंप्लीशन, कंप्लीट होने में। बेटा इतनी फास्ट रिएक्शंस हैं, इतनी फास्ट रिएक्शंस हैं जिनको हम ऑब्जर्व ही नहीं कर पाते हैं, है ना। इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन, इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द रेट ऑफ दीज रिएक्शंस। इन रिएक्शंस के रेट को हम डिटरमाइन ही नहीं कर पाते। जब हम ऑब्जर्व ही नहीं कर पाएंगे तो बेटा कैसे ही डिटरमाइन करेंगे, है ना। तो बच्चों क्या इस चैप्टर में, क्या केमिकल काइनेटिक्स के अंदर हम वेरी फास्ट रिएक्शन पढ़ेंगे या फिर उसका नाम इंस्टेंटेनियस रिएक्शन पढ़ेंगे? तो आप कहेंगे सर इस चैप्टर में इन रिएक्शंस के बारे में हम नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि बहुत फास्ट है बच्चों, है ना, बहुत फास्ट है। तो इस टाइप की रिएक्शंस के बारे में हम नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन हाँ, आपको एग्जाम्पल्स एक आध दो याद होने चाहिए। मैंने कई सारे एग्जाम्पल रखे हैं जिस पर मैं हाईलाइट करूंगा, वो एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए। जैसे बच्चों देखो, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस जितनी भी होती हैं ये बहुत फास्ट होती है। अब वो प्रेसिपिटेशन मैंने AgCl का लिखा हुआ है ना, तो यहाँ देखो बच्चों क्या हो गया, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट को NaCl के साथ ट्रीट करा, ये ब्रेक होगा Na+Cl-, तो ये AgCl बन गया PPT, है ना, और NaNO2 सोडियम नाइट्रेट बाहर निकल गया। तो क्या लिखा, प्रेसिपिटेशन ऑफ AgCl व्हेन सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। AgNO3 को ट्रीट करेंगे किसके साथ? सोडियम क्लोराइड के साथ, NaCl के साथ, है ना। सोडियम क्लोराइड का मतलब NaCl के साथ। तो बच्चों यह बहुत फास्ट रिएक्शन होती है, PPT बनता है। इस रिएक्शन को ऑब्जर्व हम नहीं कर पाएंगे। दूसरे एग्जांपल देखो बच्चों, वेरियम क्लोराइड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करा, ये BaSO4 बन गया क्योंकि ये Ba2+ आयन ब्रेक होगा, 2Cl- आयन ब्रेक होगा, ये 2H+ आयन ब्रेक होगा, SO4 2- आयन ब्रेक होगा, तो ये BaSO4 PPT बन गया बच्चों, और ये 2HCl बाहर निकल गया, बेरियम सल्फेट बन गया। इसको भी हम ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, है ना। तो प्रेसिपिटेशन ऑफ बेरियम सल्फेट व्हेन सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड BaCl2 को ट्रीट किया गया किसके साथ? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ये दो एग्जांपल हो गए। अच्छा, ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन थी, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। कैसी है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करेंगे बच्चों तो न्यूट्रल बनेगा, है ना, NaCl सॉल्ट बना और H2 बना। ये रिएक्शन भी बहुत फास्ट होती है ना। तो क्या लिखा हुआ है, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड विद ए बेस व्हेन देयर एक्वस सॉल्यूशन आर मिक्स्ड। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बहुत फास्ट होती है। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो गया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया। और यहाँ नोट में ना एक बड़ी काम की बात लिखी है मैंने, अगर आपने पहले पढ़ ली हो तो देखो क्या लिखा है, जनरली ऑल आयनिक रिएक्शंस आर वेरी फास्ट रिएक्शंस सो कांट डिटरमाइन। जितनी भी आयनिक रिएक्शंस होती हैं जनरली प्रेसिपिटेशन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें PPT बनता हो, ये न्यूट्रल सॉल्ट बनता हो, ये रिएक्शन बहुत फास्ट होती हैं बच्चों। इनको ऑब्जर्व करना बहुत मुश्किल काम होता है, इनको डिटरमाइन करना, इनके रेट को डिटरमाइन करना, इट इज सो डिफिकल्ट, है ना, बहुत डिफिकल्ट काम होता है इनके रेट को डिटरमाइन करना। तो इस चैप्टर में इस टाइप की रिएक्शंस हम नहीं पढ़ेंगे, हालांकि पढ़ेंगे, कुछ अलग पढ़ेंगे, उनकी हम बात करेंगे। इस टाइप की रिएक्शंस को बच्चों हम नहीं पढ़ पाते हैं। अच्छा, दूसरी होती है वेरी स्लो रिएक्शन। अब ये इतनी स्लो है भैया कि यार ऐसा भी नहीं है कि कोई साइंटिस्ट जो रिसर्च कर रहा है तो वो जिंदगी भर बैठा रहेगा एक ही चीज को रिसर्च करने में, ऐसा भी नहीं है। तो रिएक्शन बहुत स्लो भी नहीं होनी चाहिए, है ना, कुछ सालों में खत्म हो रही है कोई रिएक्शन, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जैसे कोरोजन या रस्टिंग, है ना, रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन बेटा एक दिन में थोड़ा ना गलता है, ये तो महीनों सालों में गलता है, कई साल लग जाते हैं आयरन को डिकम्पोज होने में। तो इस टाइप की रिएक्शंस को भी हम इस चैप्टर में नहीं पढ़ते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी रिएक्शंस ऐसी होती है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चों NCERT में मेंशन है तो आपको पता होना जरूरी है ना। तो दीज आर दोज रिएक्शंस विच आर एक्सट्रीमली स्लो, है ना, विच कंप्लीट्स इन फ्यू मंथ्स टू ईयर्स
कुछ मंथ से कुछ साल लग सकते हैं, ड्यू टू विच डिफिकल्ट टू स्टडी। भैया सालों लग रहे हैं तो यार कैसे ही स्टडी कर पाओगे, कैसे ही पढ़ पाओगे इनके बारे में, आप देखते रहोगे बूढ़े हो जाओगे देखते देखते, है ना, ऐसा नहीं पढ़ना होता है। कौन कौन सी ऐसी बेटा, रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर, बहुत स्लो रिएक्शन होती है बच्चों, है ना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर के अंदर है, H2B गैस एटमॉस्फेयर के अंदर है, तो क्या पानी बन जाता है क्या, नहीं, बहुत दिनों में, बहुत सालों में मॉइस्चर की फॉर्म बनेगा, तो बहुत स्लो रिएक्शन है। रूम टेम्परेचर का मतलब बच्चों 298 केल्विन के आसपास या 25 डिग्री सेल्सियस ऐड कर दो। चलो दूसरा देखो बच्चों, रिएक्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक H2S, है ना, H2S ऑन बेसिक लेड एसीटेट, लेड एसीटेट के प्रेजेंस में। अच्छा, व्हाइट बेसिक लेड एसीटेट होता है, पेंट होता है ना, बेसिक लेड एसीटेट पेंट होता है एटमॉस्फेरिक H2S को प्रेजेंस में। तो यहाँ पर क्या होता है, ब्लैकनिंग ऑफ पेंट अकर्स वेरी स्लो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ PBS, लेड सल्फाइड, लेड सल्फाइड की वजह से ब्लैकनिंग होता है। कहने का मतलब है व्हाइट पेंट करा है, कुछ सालों में उसका पेंट चेंज हो जाता है लेड सल्फेट का ऑक्साइड बनने की वजह से, है ना, नहीं लेड सल्फेट बनने की वजह से, है ना, लेड सल्फेट बनने की वजह से। यहाँ बच्चों व्हाइट बेसिक लेड एसीटेट था, अब रूम H2S में एटमॉस्फेयर में क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है, मतलब H2S है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड है। अब H2S होगा, ये क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, PBS बन जाएगा, है ना, लेड सल्फेट बन जाएगा। ये भी बहुत स्लो रिएक्शन है। अगला देखो बच्चों, कार्बन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत स्लो बनता है, रिएक्शन बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन बहुत स्लो है। नोट में पढ़ो, कार्बन एंड ऑक्सीजन आर थर्मोडायनेमिकली लेस स्टेबल देन कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो है बच्चों वो ज्यादा स्टेबल होता है किससे, कार्बन और ऑक्सीजन से। एट 298 केल्विन टेम्परेचर येट कोक डज नॉट स्पॉन्टेनियसली कैच फायर इन एयर एंड रिमेन्स अनरिएक्टेड इवन फॉर ईयर्स। इसलिए बच्चों जो कार्बन होता है ना वो फायर एग्जिस्ट मतलब कैच नहीं करता है ना, येट कोक डज नॉट, है ना, कार्बन की फॉर्म हो गई, स्पॉन्टेनियसली कैच फायर्स इन एयर एंड रिमेन्स अनरिएक्टेड इवन फॉर ईयर्स। इसलिए बच्चों इसको ना कार्बन डेटिंग मेथड में भी इसी का यूज किया जाता है। रिएक्शन बिटवीन कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन रूम टेम्परेचर पे होगा ना, ये मिथेनॉल बनाता है। क्या बनता है ये बच्चों, ये मिथेनॉल बनता है, ये भी बहुत स्लो रिएक्शन है। रस्टिंग ऑफ आयरन भी बहुत स्लो रिएक्शन है। छठा बच्चों, डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन ऑफ सेलुलोज भी बहुत स्लो रिएक्शन है ना। सेलुलोज का डिकम्पोजिशन एक स्लो रिएक्शन है। लकड़ी का गलना, जैसे हम लोगों को जो बेटा देखो टॉयलेट्स के अंदर जो लकड़ी के गेट होते हैं ना वो धीमे धीमे ना नीचे से गलते रहते हैं, क्योंकि पानी के कांटेक्ट में आएगा और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन और अदर गैसेस तो ही हैं, तो धीमे धीमे हमारे गेट जो होते हैं ना टॉयलेट्स वाले, बाथरूम वाले, वो गलना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर वो मेटालिक होंगे थोड़े फास्ट गलेंगे आयरन के हुए तो, और अगर वुडन हुए तो थोड़ा टाइम लगेगा। सेलुलोज का गलने में थोड़ा टाइम लगता है, तो बच्चों गलेंगे जरूर लेकिन थोड़े से टाइम लगेगा। अब वो कोई अच्छी क्वालिटी का होगा तो थोड़ा स्लो गलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता कि गलेगा ही नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन कई सालों में गलेगा तो यार हम कितना ही ऑब्जर्व करेंगे, हम तो ऐसी रिएक्शंस को नहीं पढ़ पाएंगे ना जिसमें बुढ़ापा आ जाए। चलो आगे देखो बच्चों। अच्छा अब हम पढ़ते हैं मॉडरेट रिएक्शंस, ये इंपॉर्टेंट है। अब पहला क्वेश्चन आज का यही बन गया कि जो पहला नहीं वैसे तो तीसरा चौथा क्वेश्चन है कि मॉडरेट रिएक्शंस या फिर केमिकल काइनेटिक्स के अंदर हम किस टाइप की रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम मॉडरेट रिएक्शंस की स्टडी करते हैं, क्योंकि ये कुछ मिनट से लेके कुछ घंटों में खत्म हो जाती है, तो इनको ऑब्जर्व करना आसान होता है ना, इनको ऑब्जर्व करना आसान होता है। कुछ मिनट से लेके कुछ घंटों में खत्म हो रहा है, तो क्या लिखा है, दीज आर दोज रिएक्शंस विच कंप्लीट्स विद इन few minutes to hours are called moderate reactions। इन्हीं को बच्चों moderate reactions कहा जाता है, कुछ मिनट से लेके कुछ घंटों में खत्म हो जाते हैं। moderate reaction measurable at room temperature, ये रहा बच्चों कीवर्ड, रूम टेम्परेचर पे मेजरेबल होता है। so we study moderate reactions, so we study these types of reactions, these types of reactions।
इसी टाइप की रिएक्शंस को फिर हम स्टडी करते हैं इस चैप्टर के अंदर। अच्छा एग्जांपल देखो, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। बच्चों डिकम्पोजिशन रिएक्शंस मॉडरेट के अंदर आती हैं, थोड़ा ध्यान रखना। वहां पर प्रेसिपिटेशन और न्यूट्रलाइजेशन था, जो वेरी फास्ट रिएक्शन थी वहां प्रेसिपिटेशन और न्यूट्रलाइजेशन था, यहाँ डिकम्पोजिशन है। H2O2 को ब्रेक कर दिया, हीट कर दिया, H2O प्लस O2, इनको पढ़ सकते हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, N2O5 होगा, 2N2O4 प्लस O2 हो जाएगा। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर इन एक्वस सॉल्यूशन। केन शुगर का मतलब सुक्रोज वाली फॉर्म है बच्चों, है ना, ये सी को केन शुगर बोलते हैं, केन शुगर। तो ये क्या बनेगा, C6H12O6 ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। दोनों के बच्चे फॉर्मूले सेम होते हैं, ये एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं ना, फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। ग्लूकोज के अंदर, है ना, ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है, कीटोन के अंदर मतलब फ्रक्टोज के अंदर कीटोन एज ए फंक्शनल ग्रुप होता है। दोनों के फॉर्मूले सेम हैं लेकिन स्ट्रक्चर्स अलग अलग होते हैं, इसलिए बच्चों ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर भी यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या पता आगे लिखा हो, नहीं लिखा होगा तो आप लोग लिख लेंगे, हाँ लिखा हुआ है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, है ना, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। तो यहाँ पर देखो ध्यान दो, ये हाइड्रोलिसिस कर रहे हो तो ये बन गया एसीटेट, इसको मैं बना देता हूँ एग्जाम्पल, CH3, ये एसीटेट आइन बन जाएगा, है ना, सोडियम एसीटेट प्लस ये बन जाएगा C2H5OH, एल्कोहल बन गया, है ना, क्या बन गया, ये एल्कोहल और ये बन गया एसीटेट आइन, एसीटेट आयन। तो ये एग्जाम्पल होगा। पांचवा रिएक्शन देखो, रिएक्शन बिटवीन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पर इसको भी हम मॉडरेट कर सकते हैं, है ना, ये दोनों हो गए। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। रिएक्शन बिटवीन फेरिक क्लोराइड एंड स्टेनस क्लोराइड, इसे याद कर लेंगे, ये बच्चों कंपटीशन में पूछा हुआ है। यहाँ पे Fe+3 में था, यहाँ पर Fe+2 में था, ये बच्चों डी ब्लॉक में भी पूछा जाता है। यहाँ ये +2 में था, यहाँ ये +4 में चला गया, तो +2 से +4 में गया तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो गया, है ना, और आयरन का यहाँ पर क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। ये बच्चों इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और एक CBSE के लिए ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और एक केन शुगर वाला जो अभी हमने पीछे किया था बच्चों, है ना, एक CBSE के लिए इन्वर्जन वाली इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये मैं कई बार यूज करूंगा इस चैप्टर के अंदर, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, और बायोमोलिक्यूल्स में जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर फिर से पढ़ेंगे। अच्छा, डीकलराइजेशन, है ना, कलर चेंज हो गया बच्चों, किसका, एसिडिफाइड पोटासियम परमैंगनेट का, है ना, पोटासियम परमैंगनेट का, KMnO4 का, है ना, डीकलराइज हो गया विद सोडियम ऑक्जेलेट। ये रिएक्शंस आपको कहां पर याद करनी होगी, डी ब्लॉक के अंदर याद कराऊंगा। यहां पर बहुत ज्यादा रिएक्शंस को याद करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो फिर आप कहोगे सर सिर्फ याद ही याद करवा रहे हो आप, मत करो याद, अभी जरूरत नहीं है, वहां आएगा हम अपने आप करवा देंगे, तुम्हें परेशान मत हो, है ना। अच्छा, रिएक्शन बिटवीन नाइट्रिक ऑक्साइड एंड क्लोराइड, तो ये हो गया NOCl2 NOCl2 बन जाता है, ये भी याद नहीं करनी, बस दिमाग में बैठानी है, क्योंकि इसका जो क्वेश्चन फ्रेम होना है वो आगे है, मैंने करा हुआ है, बस आपको बताना था। वेरी फास्ट रिएक्शंस, वेरी स्लो रिएक्शंस। अच्छा, इनको याद ऐसे रखना कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस किस टाइप की एग्जांपल है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन किस टाइप की एग्जांपल है ना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किस टाइप के एग्जांपल है, डिकम्पोजिशन या फिर रस्टिंग किस टाइप का एग्जांपल है, कोरोजन किस टाइप का एग्जांपल है। तो ये बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी। इस चैप्टर में हम लोग बच्चों मॉडरेट रिएक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। जितने ज्यादा मॉडरेट रिएक्शंस को पढ़ेंगे वो इसी चैप्टर के अंदर हम लोग इंक्लूड करते हैं। ना वेरी फास्ट को पढ़ सकते हैं, ना वेरी स्लो को पढ़ सकते हैं। अच्छा, अब होता बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन, है ना, रेट ऑफ रिएक्शन, ये इस चैप्टर का पहला टॉपिक मान लो, छोटा सा टॉपिक बच्चों वाला, यहां से एक अच्छा सा क्वेश्चन फ्रेम करेंगे हम लोग। तो क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम।
सीधी सीधी बात है, R इज इक्वल टू डेल्टा C अपॉन डेल्टा T है। अब कंसंट्रेशन की जगह पे कोई भी अमाउंट भी बोल सकते हो, कोई क्वांटिटी भी बोल सकते हो, लेकिन बेटा हमें तो रिएक्शन के अंदर कंसंट्रेशन पे ही खेलना है ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। चाहे रिएक्टेंट की बात कर लो, चाहे प्रोडक्ट की बात कर लो, ये हो गया बच्चों, है ना। तो R इज इक्वल टू C2 माइनस C1 अपॉन में T2 माइनस T1 होता है। अच्छा, C होता है कंसंट्रेशन, तो इसकी यूनिट होती है मोल पर लीटर या मोलर। तो यहाँ देखो, अच्छा रेट को ऐसे भी लिख सकते हैं, चेंज इन सम क्वांटिटी अपॉन में टाइम टेकन फॉर द चेंज। जिस क्वांटिटी में चेंज कर रहे हैं कितने टाइम में हो रहा है, यही होता है आपका रेट। अच्छा, R इज इक्वल टू रेट इज इक्वल टू dx अपॉन dt कर सकते हो, और ये क्या है? फाइनल माइनस इनिशियल। तो जैसे हमने वहां पर x लिखा था, यहाँ पर हमने C2 माइनस C1 लिख दिया। ये फाइनल माइनस इनिशियल, कंसंट्रेशन के लिए हमने C लिख दिया। कोई भी क्वांटिटी का चेंज होगा उसके लिए हमने x लिख दिया, एक ही चीज है। अच्छा, कंसंट्रेशन को बोलते हैं बच्चों मोल पर लीटर। ये टाइम हो गया, तो ये हो गया क्या? मोल पर लीटर पर सेकंड। इसी को बोल सकता हूं मैं मोलर सेकंड इनवर्स। इसी को मैं बोल सकता हूं मोल पर डीएम क्यूब सेकंड इनवर्स। ये सारी चीजें इसी के पार्ट होते हैं, ध्यान रखेंगे बच्चों, है ना। अच्छा, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन दो अलग अलग तरीके के होते हैं, है ना। रेट ऑफ रिएक्शन तो वही है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में चेंज इन टाइम। अच्छा, ये जो है ना, ये मैंने एवरेज का ही तो लिख दिया है, फाइनल माइनस इनिशियल और फाइनल माइनस इनिशियल। इंस्टेंटेनियस और एवरेज में फर्क क्या है? एवरेज थोड़े बड़े टाइम इंटरवल के लिए होता है, और इंस्टेंटेनियस एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए होता है, जो कि 1 या 2 सेकेंड भी हो सकता है। तो आगे देखो बच्चों, क्या है? द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, एवरेज रेट is defined as the change of concentration of any one of its reactant और product per unit time। वही C2 माइनस C1, ये बच्चों हो गया, ये टाइम पीरियड हो गया, इधर कंसंट्रेशन हो गया। ये C1 कंसंट्रेशन है किस पे? C1 कंसंट्रेशन है T2 पर, और T1 कंसंट्रेशन है C2 पर, है ना। तो C2 माइनस C1 कर लो, यहाँ पर T2 माइनस T1 कर लो। ये फाइनल हो गया, है ना, ये इनिशियल हो गया, ये फाइनल टाइम, ये इनिशियल टाइम। तो ये हो गया बच्चों, है ना। ये स्लोप जो होता है ना, यही होता है, स्लोप ही तो होता है बच्चों, क्या? डेल्टा C अपॉन डेल्टा T। ध्यान रखेंगे, स्लोप जो होता है ना, यही होता है चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, है ना। ये जो बना आ रहा है ना, ये जो बना आ रहा है, दैट इज कॉल्ड चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? एट पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, बहुत छोटे टाइम के लिए। एट पार्टिकुलर कहीं लिखा होगा, एट पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। एट पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। वहां डेल्टा था, यहां डीसी कर दिया, R इज इक्वल टू डीसी अपॉन dt। द रेट मेजर्ड over a long time interval is called average rate, and the rate measured for an infinitesimally, है ना। infinitesimally का मतलब क्या हो गया? small interval of time, small time interval is called instantaneous rate, है ना। infinite की तरफ जा रहे हो, infinite की तरफ जा रहे हो, बहुत छोटे इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, है ना। एवरेज एक बड़े लॉन्ग टाइम इंटरवल के लिए होता है, और इंस्टेंटेनियस को ना ऐसे ही बोल सकते हो, पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। एट पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, एट पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। जैसे क्वेश्चन देता हूं, एक रिएक्शन स्टार्ट हो रही है 1 मिनट में, खत्म हो रही है 5 मिनट में, और वहां पर कंसंट्रेशन चेंज हो रहा था बच्चों 1 लीटर से 5 लीटर। तो ये एवरेज हो गया। इंस्टेंटेनियस का मतलब हो गया दूसरे मिनट के 5वें सेकंड पे कितना चेंज हुआ, एट पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। फिक्स की बात कर रहे हैं बच्चों, है ना, फिक्स की बात कर रहे हैं। अब यहां देखो बच्चों, क्वेश्चन की बात करेंगे। अच्छा, यहीं पर ना मैं आपको रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस सिखाऊंगा, पहले उसको सीख लो, फिर हम आपको क्वेश्चन देंगे बच्चों, है ना। एक मैं आपको दे रहा हूं a प्लस बी
गिव्स C प्लस डी। अच्छा ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्टेंट है ना, और ये आपका प्रोडक्ट हो गया, ये रिएक्टेंट हो गया, ये आपका प्रोडक्ट हो गया। अच्छा रिएक्टेंट धीमे धीमे कन्वर्ट हो रहा होगा प्रोडक्ट में, है ना, रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट के अंदर। तो रिएक्टेंट क्या होता है, डिसअपियर होता है ना, रिएक्टेंट टाइम के साथ खत्म हो रहा है, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रिएक्टेंट डिसअपियर हो रहा है टाइम के साथ, और प्रोडक्ट धीमे धीमे बढ़ रहा है, तो रेट ऑफ अपीयरेंस, है ना, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस, ये टाइम के साथ ही तो हो रहा है। तो डिसअपियरेंस को हम नेगेटिव में लिखेंगे, देखो कैसे, जो खत्म हो रही है चीजें उसे DA अपॉन में DT। अच्छा नेगेटिव साइन का मतलब क्या है कि A का कंसंट्रेशन कम हो रही है, इज इक्वल टू माइनस DB अपॉन में DT, है ना। अच्छा ये रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A हो गया, ये B हो गया। अच्छा ये दोनों चीजें बढ़ रही हैं, है ना, तो यहां पर क्या होगा, DC अपॉन में DT इज इक्वल टू D अपॉन में DT। इसका मतलब ये हो गया कि नेगेटिव साइन का मतलब होता है इनकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। पॉजिटिव साइन का मतलब होता है इनकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है ना। तो ये टाइम के हिसाब से डिक्रीज हो रहा है, ये भी 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 डिक्रीज हो रहा है। अच्छा ये मैंने इक्वल लगाया है, क्या ये इक्वल होगा, तो आप कहेंगे सारे इक्वल होंगे। अच्छा कहेंगे आप, क्यों, क्योंकि बच्चों ये भी 1 मोल था, ये भी 1 मोल था, ये भी 1 मोल था, और ये भी 1 मोल था, तो यहाँ पर 1 लगाने से कोई चेंज तो नहीं आएगा, तो ये सारे एक दूसरे के इक्वल है। तो इसका मतलब ये हो गया रेट ऑफ डिसअपियरेंस, क्या, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, है ना, रेट ऑफ डिसअपियरेंस इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस बन जाता है, कब, जब हम इसको 1 मोल के लिए लिख देते हैं तब, फॉर 1 मोल, है ना, 1 मोल के लिए लिख देते हैं, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस रेट ऑफ अपीयरेंस के इक्वल बन जाता है। अब मैं इसका एग्जांपल देता हूं एक बढ़िया सा, जैसे बच्चों देखो N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, ये रिएक्टेंट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया, है ना, ये रिएक्टेंट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया। अच्छा रिएक्टेंट डिक्रीज होगा, माइनस DN2 अपॉन DT इज इक्वल टू, अच्छा अब यहाँ देखना, इसका 1 मोल था तो मैंने 1 से डिवाइड कर दिया, अब इसको देखना माइनस DH2 अपॉन 3DT करना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि तभी तो 1 मोल के लिए आएगा, जो उसका कॉफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दो, वो 1 मोल के लिए आ जाएगा, इज इक्वल टू DNH3 अपॉन में 2DT। तो ये हो गया आपका 1 मोल के लिए, तो अब ये सही है, लेकिन मैंने ऐसे लिख दिया, मान लो मैं ऐसे लिख रहा हूँ DN2 अपॉन में DT माइनस इज इक्वल टू 3DH2 अपॉन में DT, है ना, इज इक्वल टू 2DNH3 अपॉन में DT। क्या ये सही लिखा है, तो कहोगे नहीं, नॉट इक्वल टू, ये इक्वल हो ही नहीं सकता। क्यों, ये तो बच्चों 3 मोल के लिए लिखा हुआ है, ये तो 2 मोल के लिए लिखा हुआ है, ये 1 मोल के लिए लिखा, तो इक्वल कैसे हो सकता है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो कॉफिशिएंट होता है ना, उसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तभी वो 1 मोल के लिए आएगा, तभी रिएक्टेंट धीमे धीमे कम होता है और प्रोडक्ट धीमे धीमे बढ़ता है। रिएक्टेंट अगर जल्दी कम हो रहा है तो प्रोडक्ट जल्दी बनेगा, रिएक्टेंट अगर ज़्यादा मोल है तो प्रोडक्ट ज़्यादा मोल बनेगा, रिएक्टेंट अगर कम मोल है तो प्रोडक्ट कम मोल बनेगा। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस होता है जब उसको हम 1 मोल के इक्वल रख देते हैं, या हम 1 मोल के रिस्पेक्ट में लिख लेते हैं, तब की बात चल रही है, ये ध्यान रखें बच्चों, है ना। तो ये इक्वल नहीं है ना, नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट, ये करेक्ट है ना, करेक्ट, क्योंकि बच्चों हमने 1 मोल के लिए लिख दिया। अच्छा नेगेटिव साइन का मतलब बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, नेगेटिव साइन का मतलब होता है कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है रिएक्टेंट की टाइम के साथ,
और पॉजिटिव साइन का मतलब होता है कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की बढ़ रही है टाइम के साथ। तो बच्चों इसी को कहते हैं डिसअपीयरेंस और बढ़ने को बोलते हैं अपीयरेंस। ये आपको शायद क्लियर हो गया होगा। अब मैं आगे आपको न्यूमेरिकल दिखाऊंगा, मजा आ जाएगा आपको। चलो देखो बच्चों क्या बोल रहा है। अच्छा, कोई भी किसी के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हो, ये आपको परेशान नहीं होना, मैं क्वेश्चन के तरीके से सिखाऊंगा। देखो, एक्सप्रेस द रेट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शंस इन टर्म्स ऑफ दिस। ठीक है, चलो, इफ द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस NO की फॉर्मेशन, पहले मैं इसको लिख के दिखा देता हूं बच्चों, है ना, पहले लिख के दिखाता हूं। तो ये हो गया, देखो ये रिएक्टेंट हो गया और ये आपके प्रोडक्ट हो गए। पहले हम लिख के देखते हैं 1 मोल के लिए, है ना, फॉर 1 मोल। तो ये क्या कर देंगे, -DNH3 अपॉन में क्या कर दूं बच्चों, 4DT। ये 1 मोल के लिए हो गया, देखो, है ना, इजिकल टू, अब मैं इक्वल रख सकता हूं -DO2 अपॉन में 5DT। ये भी 1 मोल के लिए हो गया। अच्छा, ये रिएक्टेंट था, अब ये प्रोडक्ट है ना, ये क्या है, प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट की मतलब, तो ये हो गया प्लस DNO अपॉन में 4DT इजिकल टू प्लस DH2O अपॉन में 6DT, है ना, 6DT। ये हो गए आपके रिएक्टेंट, है ना, और ये हो गए आपके प्रोडक्ट। ये हो गए आपके रिएक्टेंट, ये हो गए प्रोडक्ट। अच्छा, अब मैंने इसको 1 मोल के लिए लिख दिया है। अब किसी को भी ना किसी के साथ भी कंपेयर कर सकते हो भाई, क्योंकि 1 मोल हो चुका है ये। अच्छा, अब आपसे क्या बोल रहा है, किसी एक का वो दे देगा, जैसे NO बन रहा है, तो उसने बोल दिया रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO इज दिस, है ना, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हो गया रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO का। इसका दे दिया उसने, किसका दे दिया, इसका दे दिया, ये दे दिया उसने, क्या दे दिया, DNO2 अपॉन में DT, ये दे दिया उसने, है ना। अच्छा, अब आपसे क्या बोल रहा है, इफ द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NH3 फाइंड करना है ना, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NH3 फाइंड करना है, तो पता है क्या करना है आपको, इसको इसके साथ कंपेयर कर लेना है। जो दिया हुआ है आपको उसको कंपेयर कर लो, जिससे पूछा उसके साथ। तो अब देखना, इसको मैं इसके साथ कंपेयर करूंगा, तो देखना क्या बना, -DNH3 अपॉन में 4DT इजिकल टू DNO अपॉन में 4DT। अच्छा, ये प्लस था, ये माइनस था, 4 से 4 खत्म हो गया, इसका मतलब तो इसकी ये तो इक्वल बन गया। तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी थी, ये दे रखी है, तो ये क्या हो गया, DNH3 अपॉन में DT। अच्छा, यहाँ पे डिसअपीयरेंस बोल रहा है तो नेगेटिव लगा देंगे, है ना, ये नेगेटिव लगाई है, तो कितना था 3.6 10⁻³ तो यही आंसर हो गया DNH3 अपॉन में DT इजिकल टू ये -3.6 10⁻³ हो गया। माइनस का मतलब बस इतना है कि डिसअपीयर हो रहा है, बस, और कुछ नहीं है। अच्छा, अब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O बोल रहा है, तो किसी के साथ भी कर लो। आपकी ये वाली वैल्यू आ चुकी है, ये वाली वैल्यू आपको पता थी, ये वाली वैल्यू आपको निकालनी है। तो अब मैं ना इन दोनों को भी इक्वेट कर सकता हूँ, इन दोनों को भी इक्वेट कर सकता हूँ, किसी को भी कर लो। तो अब देखना, ये DNO अपॉन में 4DT है, DH2 अपॉन में 6DT है। मैं अगले पेज पर बताता हूँ। तो DNO अपॉन में 4DT है और ये हो गया DH2O अपॉन में 6DT है ना। अब इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, तो ये कितना हो गया, ये कितना कर दिया, तो ये कर देते हैं बच्चों कितना, 6/4 DNO अपॉन में DT इजिकल टू DH2O अपॉन में DT। इसकी वैल्यू आपको कुछ दे रखी है, शायद 3 पॉइंट समथिंग दे रखी है, कितनी है 3.6 10⁻³ तो इसकी वैल्यू दे रखी है 6/4 इंटू 3.6 10⁻³ अब ये हो गया DH2O अपॉन में DT, ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ H2O। क्या हो गया, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O। बेटा कुछ भी नहीं करना है, किसी के साथ भी किसी को भी इक्वेट कर दो, क्योंकि आपने 1 मोल के लिए लिख दिया है। अच्छा यूनिट जो भी आएगी आप कर ही लेंगे, है ना। तो ये कितना हो गया 2 और ये हो गया 3, ये हो गया 1.8 तो 5.4 10⁻³ मोल
पर लीटर पर सेकंड, है ना। ये हो गया आपका आंसर। तो बेटा किसी के साथ भी किसी को भी इक्वेट कर दो भाई, परेशान नहीं होना है। आपसे जो पूछा चुपचाप से लिख दो। चलो अगला क्वेश्चन देखो। फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन 2a प्लस बी गिव्स 3c, ठीक है। द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ c एट टाइम t इज दिस, ठीक है, एकदम बढ़िया। कैलकुलेट एट दिस टाइम रेट ऑफ द रिएक्शन। चलो पहले रेट ऑफ अपीयरेंस कर लेते हैं, पहले रिएक्शन लिख लेते हैं ना। 4 1 मोल, तो 4 1 मोल, तो क्या कर दूं, माइनस डी ए अपॉन में 2 डी टी इजिकल टू माइनस डी बी अपॉन में डी टी इजिकल टू प्लस डी सी अपॉन में 3 डी टी, है ना। चलो आपसे क्या बोल रहे हैं अब बोला क्या वो कर लेते हैं, है ना। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, तो डी सी अपॉन डी टी की वैल्यू दे रखी है ना। एग्जामिनर ने कितनी दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है 1.3 10 टू द पावर -4, है ना। 1.3 10 टू द पावर -4। अच्छा अब आपसे क्या बोल रहा है, रेट की वैल्यू पूछ रहा है, तो ये कर लो। पहला रेट ऑफ द रिएक्शन पूछ रहा है, तो ये पूछ रहा है डी सी अपॉन में डी टी इज इक्वल टू 3, इसके इक्वल कर दो 3 इंटू 1.3 10 टू द पावर -4, तो 3.9 इंटू 10 टू द पावर -4 हो गया मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये हो गया डी सी अपॉन में डी टी, ये हो गया रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ डी सी अपॉन में डी टी। ये एक क्वेश्चन हो गया। अच्छा अब रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपीयरेंस ऑफ ए पूछ रहा है, ठीक है भैया, तो इसके इक्वेट कर देते हैं, तो माइनस डी ए अपॉन में 2 डी टी इज इक्वल टू डी सी अपॉन में 3 डी टी। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है ना, इसको ऊपर ले जाओ, तो डी ए अपॉन में डी टी इज इक्वल टू 2/3 इंटू डी सी अपॉन डी टी की वैल्यू कितने रखी है 1.3 10 टू दी पावर -4। अब ये कितना हो गया, 2.6 अपॉन में 3 इंटू 10 टू दी पावर -4। ये आंसर आ जाएगा आपका डी ए अपॉन में डी टी का क्या है डिसअपीयरेंस है, तो माइनस कर देना बस, है ना, लास्ट में माइनस लगा देना, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। डिसअपीयरेंस में माइनस लगा दो, अपीयरेंस में प्लस लगा दो, सबको 1 मोल के लिए लिख दो। 1 मोल के लिए कैसे लिखते हैं, उसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, आपके आंसर आ जाएंगे भाई, आसान है। अच्छा अगला क्वेश्चन देखो। फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, ठीक है, ये क्वेश्चन है बच्चों N2O4 प्लस दिस। ये भी क्वेश्चन आसान है बच्चों, है ना, ये एक क्वेश्चन दे रखी है। आगे क्या बोल रहा है, इफ द इनिशियल प्रेशर इज इतना mm 114 mm, ठीक है, प्रेशर mm में होता है, एंड आफ्टर 25 मिनट 25 मिनट्स ऑफ द रिएक्शन टोटल प्रेशर ऑफ द गैस बिकम इतना। इनिशियल में इतना था, 25 मिनट के बाद इतना हो गया, ठीक है भैया, कर लेते हैं। कैलकुलेट एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन करना है, और किस में करना है, एटीएम पर मोल में और मोल पर लीटर पर सेकेंड में करना है। तो यार आसान है, परेशान मत हो। इनिशियली इतना था, 25 मिनट के बाद इतना हो गया, है ना, चलो कर लेते हैं। अच्छा इनिशियल की बात कर लेते हैं, 114 था, यहाँ पर कितना होगा, 0 और 0 होगा। अच्छा इनिशियल का मतलब होता है जस्ट रिएक्शन स्टार्ट होने वाली है। 25 मिनट के बाद 114 माइनस पी गया, पी का मतलब यहाँ 1 मोल था तो पी हो जाएगा, यहाँ भी 1 मोल था तो यहाँ पर पी ही बनेगा, यहाँ आधा मोल था तो 1/p बन जाएगा। जितना डिक्रीज होता है उतना ही बनता है, यहाँ आधा मोल था। अब मैंने टोटल निकाल लिया, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को ऐड कर दो, ये रिएक्टेंट हो गया P प्लस P। अच्छा किसकी इक्वल होगा, टोटल प्रेशर की इक्वल हो गया, ये 133 दे रखा है आपको। यहां से कैलकुलेट कर ली तो प्रेशर की वैल्यू आ गई 33 mm, है ना, 38 mm। अच्छा डिक्रीज इन प्रेशर 25 मिनट, तो कितना होगा बच्चों 25। अच्छा प्रेशर 1 atm इज इक्वल टू 760 mm होता है ना, 1 atm इज इक्वल टू 760 mm होता है Hg के फॉर्म में। 1 atm इज इक्वल टू 760 बच्चों टोर भी होता है, क्या होता है, टोर होता है, ये भी इक्वल ही होता है। 1 atm इज इक्वल टू 760 टोर होता है। तो 33 mm था बच्चों, इसको 1 atm से इक्वल कर दिया तो ये atm में आ गया, है ना। ये कितना आ गया, atm में प्रेशर कर दिया क्योंकि बड़ा 760 से टोर कर दिया, ये mmHg की फॉर्म में था ना,
अब मुझे एटीएम में करना है ना, तो ये 1 ATM इज इक्वल टू 760 mmHg होता है, 38 से डिवाइड कर दो, ये प्रेशर आ गया किसमें, एटीएम में। अच्छा हम जानते हैं क्या होता है, डेल्टा पी या डिक्रीज इन प्रेशर पर यूनिट टाइम। तो यहाँ प्रेशर इतना डिक्रीज हुआ, इतने टाइम में हुआ, तो ये हो गया आंसर आपका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कितना, एटीएम पर एम है ना, पर मिनट। कितना हो गया बच्चों, पर मिनट, एटीएम पर मिनट। तो एटीएम मतलब इसका मतलब क्या होगा, डिक्रीज इन प्रेशर है ना, कितना प्रेशर डिक्रीज हुआ, 38 अपॉन में 760 mmHg। ये 1 ATM में चाहिए था हमें आंसर, इसलिए ऐसा करना पड़ा। अच्छा अगला चाहिए आपको मोल पर लीटर में, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी हो गया, एन अपॉन वी, ये हो गया कंसंट्रेशन, क्या हो गया, कंसंट्रेशन, ये मोलैरिटी हो गया, ये पी अपॉन में आरटी। पी की वैल्यू अभी करा था 38 mm 160, आर की वैल्यू 0.0821 और टी हो गया 473, क्योंकि 200 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, 273 ऐड कर दो, 473 केल्विन हो जाएगा। तो पुट कर दी वैल्यू, ये आ गया, इतना आ गया आपका कंसंट्रेशन, कितना आ गया, मोल पर लीटर। अच्छा अब हमें निकालना है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ये क्या होता है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। कंसंट्रेशन आपको दे ही रखी है, टाइम कितना हो गया, ये मिनट में था, ये किस में था, ये मिनट में था, हमें सेकंड में चाहिए, क्योंकि यूनिट होती है मोल पर लीटर पर सेकंड। तो हमने क्या कर दिया, 25 को सेकंड से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया आंसर आपका 8.58 10 टू दी पावर -7 मोल पर लीटर है ना, पर सेकंड। तो ये हो गया बच्चों है ना। अच्छा ये पीवी इज इक्वल टू एनआरटी ना आइडियल गैस इक्वेशन होता है, क्या होता है बच्चों, आइडियल गैस इक्वेशन होता है, आइडियल गैस इक्वेशन होता है। तो ये हमने क्या कर दिया, एन अपॉन वी, इसी को तो बच्चों कंसंट्रेशन बोलते हैं, और कंसंट्रेशन को तो मोलैरिटी बोलते हैं, और मोलैरिटी किस में आती है, मोल पर लीटर में आती है। तो बच्चों हमने पी की वैल्यू रख दी 38, क्योंकि ये mmHg में है ना, ये एटीएम में हमें करनी थी, तो ये हमने प्रेशर रख दिया, आर की वैल्यू रख दी और टी रख दिया, यहाँ से आ गया मोल पर लीटर हमारी कंसंट्रेशन। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी आइडियल गैस इक्वेशन का बहुत जगह पर यूज करने वाला हूँ मैं बच्चों, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। तो ये आपका लेक्चर नंबर 1 था, जिसके अंदर बच्चों छोटी चीज़ें तो हैं, लेकिन सबसे पहले आपको केमिकल काइनेटिक्स पता होनी चाहिए, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पता होनी चाहिए, मॉडरेट रिएक्शन के बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं डिटेल में है ना। उसके बाद फिर आपने पढ़ा है रेट ऑफ रिएक्शन, उसमें एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा है, कुछ अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, और लास्ट में हमने 3 क्वेश्चन करे और आइडियल गैस इक्वेशन का यूज हमने कर लिया है। तो ये लेक्चर बहुत आसान था। इसके बाद इस चैप्टर में अच्छे अच्छे लेक्चर तैयार होंगे बहुत सारे। तो आज हम इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे बाकी का बचा हुआ। जिन बच्चों का पहले का बैकलॉग है वो अपना कवर कर लें, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना पूरा ध्यान रखो और मन लगाकर पढ़ें आप लोग। तो आज इतने बच्चों, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बच्चों, बाय।